नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से अपडेट करवाते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा में रही और जिसका असर चुनाव में भी किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगा। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भारत सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट है, लेकिन देश में सियासी कोरोना जरूर एंट्री ले चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पत्र के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि एक परिवार सब प्रोटोकॉल के ऊपर है और उनके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए तैयार है। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पर पलटवार किया। कहा कि बीजेपी को यात्रा रोकने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है और इसलिए वो नए बहाने ढूंढ रही है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने केसेस को देखते हुए राहुल गांधी को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा रद्द करने की मांग की थी। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? मतलब ये है कि अब यात्रा रोकने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? है ना, जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए। अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना। तो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो पत्र लिखा है राहुल गांधी को, उस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस की ओर से बयानबाजी लगातार जारी है। कांग्रेस का कहना है कि अचानक भारत जोड़ो यात्रा पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है। तो सियासत में खबर कभी पूरी नहीं होती जब तक उसके एंगल को ना समझा जाए, और इसी एंगल को समझने के लिए हमने आपके लिए एक चुनाव शाखा बनाई है, जिसमें वो सियासी रिकॉर्ड है जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेंगे। तो सीधे चलते हैं अपनी चुनाव शाखा, जहां मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी। शैलेंद्र जी, कोरोना बढ़ता जा रहा है, केंद्र सरकार अलर्ट है और ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का राहुल गांधी को पत्र, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए कोई उत्सव हो या कोई बीमारी हो, सियासत अपना मौका ढूंढ ही लेती है और ये भी एक ऐसा मौका है। कोविड को लेकर ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा सियासत हो रही हो, पहले भी पहली और दूसरी लहर में भी इस पर खूब सियासत देखी गई, आरोप प्रत्यारोप के दौर चली, लेकिन ये थोड़ी अलग है। अब जिस तरह से कांग्रेस को लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को रिस्पॉन्स मिल रहा है पूरे देश में और राहुल गांधी को रिवाइव होने का मौका मिल रहा है, जिस तरह से कांग्रेस को ऐसा लगता है, तो उनको एक जिस तरह से और स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया उससे ये लगता है, कांग्रेस में ये डर है कि ये यात्रा को कहीं बीच में ना रोक दिया जाए और जो रिस्पांस उसको मिलने वाला है उसमें वो ना मिल पाए और उसको नुकसान हो। लेकिन देखिए, स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान है और जो पत्र लिखा है उसको उनकी चिंता समझी जा सकती है, क्योंकि इस यात्रा का जो मोड है, ये यात्रा एक तो गतिमान है, रोज सफर पर रहती है और जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, तो इसमें पूरी संभावना है कि अगर पैंडेमिक फैलता है, अगर कोरोना वायरस कोई इसमें शिकार होता है तो इसके फैलने की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि ये यात्रा मूव कर रही है आगे की तरफ। तो ये उनकी चिंता जायज है, लेकिन इसके पीछे की सियासत को भी समझना होगा और कांग्रेस भी समझ रही है इस चीज को कि इसको रोका जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने देखिए पहले ही एक भूमिका बना ली है कि अगर रोका जाता है तो इसका फायदा कैसे उठाना है और नहीं रोका जाता है तो कैसे फायदा उठाना है। अगर रोका जाता है तो निश्चित रूप से बताया जा कि केंद्र सरकार की तानाशाही है, हमें रोका गया, हम श्रीनगर में झंडा फहराने वाले थे, तो ये भूमिका कांग्रेस ने अभी से बनानी शुरू कर दी है। जैसे ही बयान आया, जैसे ही
पत्र मिला स्वास्थ्य मंत्री का। तो इस पे अभी लंबी राजनीति होनी है, क्योंकि आगे चुनाव भी है, इसको 2024 को लेकर इस पर कांग्रेस चल रही है, तो इस पे ढेर सारी सियासत होनी है। और लेकिन केंद्र सरकार के पास अपने तर्क हैं, और वो अगर इस यात्रा को रोका जाता है तो ये उनके पास अब मजबूत तर्क है। और देखिए, केंद्र सरकार सीधे इसमें दखल नहीं देगी, ये तो सिर्फ अपील की है। जो राज्य सरकारें हैं उनको इस पर अधिकार है कि उनको रोका जाए, या उस क्षेत्र में जो आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य पर होती है तो वो फैसला लें। तो इस पर खूब राजनीति होना है, केंद्र वर्सेस राज्य और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और बहुत सी चीजें आने वाले दिनों में आपको ऋतु इस पर दिखेंगी। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, क्योंकि देखिए कांग्रेस हमेशा से यही कहती आई है कि भारत जोड़ो यात्रा का आगामी चुनावों में सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। और चूंकि केंद्रीय मंत्री ने अब पत्र भी लिख दिया और कांग्रेस इसी को लेकर अब बयानबाजी कर रही है। आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो चलिए अब इलेक्शन टुडे में हम बात करते हैं उस दूसरी खबर की जो चर्चा में बनी हुई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधुनिक भारत का राष्ट्रपिता बताया है। उनसे जब महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश के 2 राष्ट्रपिता हैं। अमृता फडणवीस मंगलवार को नागपुर में अभिव्यक्ति वैदर्भीय लेखिका संस्था की ओर से अभिरूप न्यायालय कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थी, और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। महात्मा गांधी आपल्या देशाचे राष्ट्रपिता आहेत आणि मोदीजी नवीन भारताचे राष्ट्रपिता आहेत असं माझं ठाम मत। आपले 2 राष्ट्रपिता आहेत, हे नवीन भारताचे आणि ते तेव्हाचे। महात्मा गांधी आपल्या देशाचे राष्ट्रपिता आहेत आणि मोदीजी नवीन भारताचे राष्ट्रपिता आहेत असं माझं ठाम मत। आपले 2 राष्ट्रपिता आहेत, हे नवीन भारताचे आणि ते तेव्हा। और चलिए फिर से आपको लिए चलते हैं हमारी चुनाव शाखा, जहां हमारे साथ शैलेंद्र सिंह राजपूत जी मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, अमृता फडणवीस का ये बयान, क्या लगता है आगामी समय में कितनी चर्चाएं होंगी, कितना मुद्दा बनाया जाएगा? देखिए, चर्चाएं तो काफी होनी है, और ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी की तुलना महात्मा गांधी से की जा रही हो या उनके समकक्ष उनको बताया जा रहा हो। इवन ट्रंप भी उनको फादर ऑफ नेशन बता चुके हैं, और बीजेपी के बहुत से सीनियर लीडर भी कई सभाओं में, छोटी मोटी सभाओं में इस तरह का उल्लेख करते रहते हैं। देखिए, ये तो तय है कि आज़ाद भारत में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं, ये बिल्कुल कहा जा सकता है। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता थी, और उसके बाद अब जो सबसे लोकप्रिय लगते हैं वो नरेंद्र मोदी, जो दूसरा टर्न अपना पूरा कर रहे हैं। और बहुत सी लैंडमार्क कुछ डिसीजन है जो उनको इस दिशा में ले जाते हैं, खासतौर से स्वच्छ भारत मिशन है, या कोविड से जिस तरह से भारत ने सामना किया कोविड का, तो ये 2-3 आधार उन पर बनते हैं कि ये उनको फादर ऑफ नेशन या महात्मा गांधी के समकक्ष रखा जाए। लेकिन यहाँ मैं इसको दूसरे तरह से देखता हूँ। देखिए, महात्मा गांधी एक मापदंड है, वो कोई शख्सियत नहीं है, वो भारत के एक मापदंड हो गए हैं महानता के। तो उस लिहाज से ये नाम लिया जाता है कई बार कि महात्मा गांधी जैसे। सिर्फ महात्मा गांधी जैसे से मतलब सिर्फ महात्मा गांधी नहीं है, वो एक अलग कैटेगरी हो जाती है कि महात्मा गांधी जैसे। तो उसको मेरे ख्याल से इस लिहाज से भी देखना चाहिए कि क्योंकि महात्मा गांधी की तुलना जो विश्व स्तर पर है वो तुलना तो कहीं हो नहीं सकती। तो नरेंद्र मोदी लेकिन उनके जैसे, यानी उस मापदंड को वो छू रहे हैं, एक मापदंड मानना चाहिए हमको महात्मा गांधी। तो जो 2-3 चीजें हैं, देखिए सबसे ज्यादा जो कनेक्शन करने में माहिर हैं, जो मतलब आम जनता है ग्राउंड लेवल पर, जो सबसे ज्यादा किसी अगर नेता की सुनी है तो नरेंद्र मोदी हैं। कभी कभी उनकी तुलना लाल बहादुर शास्त्री से भी की जाती है। जब उन्होंने एक टाइम खाने की बात कही थी तो जनता ने एक टाइम खाना शुरू कर दिया था युद्ध के टाइम। ऐसे ही नरेंद्र मोदी ने सब्सिडी छोड़ने की बात कही। तो उनके कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो ये बताने की कोशिश की जाती है कि वो उस स्तर के नेताओं के समकक्ष आ गए हैं। तो ये एक इसके पीछे की राजनीति भी समझना होगी। बीजेपी और आरएसएस की ये कोशिश होती है कि अपनी नेता की छवि इतनी बड़ी कर दी जाए कि उसके सामने जो समकक्ष नेता हैं, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, चाहे दूसरे नेता हो, वो उनकी बराबरी कर ही ना पाए। तो एक परसेप्शन मेकिंग का भी इसमें बात है। तो एक परसेप्शन मेकिंग की भी बात होती है। लेकिन हम दूसरे वास्तविकता के धरातल पर देखें तो कुछ चीजें हैं जो एक विश्व स्तर का नेता नरेंद्र मोदी को साबित करते हैं और उस दिशा में वो बढ़ भी रहे हैं। तो ये इन तीनों चीजों को हमको समझना होगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, ऐसे कई बिंदु हैं जिनसे जोड़कर इस बयान को देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं विंध्य की त्योंथर विधानसभा। रीवा जिले में आने वाली ये सीट बीजेपी के लिए काफी मुफीद है, जहां लंबे समय तक बीजेपी का कब्जा रहा और अभी भी बीजेपी का परचम लहरा रहा है। लेकिन 2023 में क्या होगा, चलिए जानते हैं। रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए क्लीन स्वीप किया था। इन्हीं 8 सीटों में से एक है त्योंथर विधानसभा सीट। बीजेपी के कब्जे वाली ये सीट बीजेपी के लिए किसी गढ़ से कम नहीं है। बीच बीच में जरूर कांग्रेस, बीएसपी और जनता दल ने यहाँ परचम लहराया, लेकिन ज्यादातर वक्त यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी के कद्दावर नेता रमाकांत तिवारी ने 1998 और 2003 में जीत दर्ज की। 2008 में बीएसपी ने यहाँ सेंधमारी की, लेकिन 2013 में रमाकांत तिवारी एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराने में कामयाब रहे। बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य के चलते बीजेपी ने रमाकांत तिवारी की जगह 2018 में श्यामलाल द्विवेदी को प्रत्याशी बनाया और श्यामलाल ने यहाँ जीत दर्ज की। बीजेपी का कहना है कि शिवराज सरकार की योजनाओं और क्षेत्र में हुए विकास के दम पर बीजेपी 2023 के चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। 2003 के पहले की प्रदेश की स्थिति और 2003 से आज तक की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक समस्याओं से लेकर ग्रामीण विकास से लेकर जनहित की समस्याओं से लेकर विकास कार्यों की एक बाढ़ सी ला दी है पूरे हमारे क्षेत्र में, त्योंथर में और पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में विकास की गंगा प्रवाहित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इस व्यवस्था में पूरी तौर पे लगे रहते हैं कि कोई किसी प्रकार की तकलीफ न हो। विकास भारतीय जनता पार्टी 2003 के पहले त्योंथर को अगर देखा जाए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग खुद देखिए कि 2003 के पहले त्योंथर क्या था, 2003 के बाद आज त्योंथर क्या है, इसका स्वयं भी सर्वे आप लोग कर सकते हैं। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रमाशंकर सिंह ने बीजेपी को टक्कर दी। हाल ही में हुए नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बनाया, जिसके बाद कांग्रेस में उत्साह की लहर दौड़ी। लेकिन बीजेपी ने सेंधमारी कर कांग्रेस की नगर परिषद अध्यक्ष कृष्णावती शुक्ला और उनके पति को बीजेपी की सदस्यता दिला दी। अब कांग्रेस नई तैयारी से मैदान में जुटी है और दावा जीत का कर रही है। एक एक बूथ पर हम जाके जनता को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भाजपा के प्रशासन की पोल हम लोग खोल रहे हैं और जनता के अंदर काफी आक्रोश है, खासतौर से वो गरीब तबका जिसको बड़ी उम्मीद थी इस सरकार से, चाहे वो पट्टे की बात हो, चाहे वो नौकरी रोजगार देने की बात हो, चाहे महंगाई खत्म करने की बात हो। इन तमाम मुद्दों पर ये सरकार फेल हुई है। ये बात आम आदमी समझता है और हम लोग घर घर जाकर उनको इन तमाम चीजों से अवगत करा रहे हैं। यहाँ जातिगत समीकरण भी असर डालते हैं। 2 लाख से ज्यादा मतदाता है, जिसमें ब्राह्मण वोटर्स का दबदबा है, लेकिन इलाका ग्रामीण होने के चलते किसानों और मजदूर वर्ग का प्रभाव भी यहाँ देखा जाता है। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दावों और वादों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, लेकिन जनता के मन में क्या है ये भी जानना जरूरी है। 5 सालों में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। हम 2023 में अच्छी सरकार चाहते हैं जो हम लोगों की सुनवाई करे व्यापारियों की। त्योंथर विधानसभा में विकास के नाम पर अगर कहा जाए तो जो सरकारें आई या कि जो पहले थी और जो अभी वर्तमान में है, उन सरकारों ने प्रयास तो अपनी तरह से किया, लेकिन त्योंथर क्षेत्र के व्यक्तिगत त्योंथर टाउन के लिए उन्होंने कोई भी प्रयास अभी तक नहीं किया। क्षेत्र में काफ़ी सारे विकास की समस्याएं अभी भी लंबित हैं जो पूरी नहीं हो पाई है। जैसे किसानों के लिए बड़ी समस्याएं हैं, उनके फसलों का पूरी तरह से उत्पादन बहुत तरीके से बाधित रहता है। आवारा पशु हैं, सड़कों की व्यवस्था अच्छी नहीं है, किसानों को उसमें भी आवाजाही की समस्या होती है और समय पर उनको फसलों का मूल्य भी नहीं मिल पाता है, इसकी भी समस्या है। बिजली की भी समस्या है, जिससे किसान उससे भी प्रभावित रहता है। उसके अलावा जितने भी नागरिक हैं वो भी प्रभावित रहते हैं। समीकरण अपनी जगह है और दावों का अपना स्थान है, लेकिन बीजेपी जहां अपना किला बचाने के लिए
मैदान में उतरने की रणनीति बना रही है, तो कांग्रेस यहां परचम लहराने के लिए बेताब है। यानी त्योंथर में जोरदार तकरार होना तय है। राजन शुक्ला, बंसल न्यूज, त्योंथर। तो चलिए अब जान लेते हैं क्या है त्योंथर का सियासी इतिहास। तो 2 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाली ये विधानसभा सीट है। रीवा जिले में त्योंथर विधानसभा आती है। पिछले 2 चुनावों से सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है और इसके साथ ही 2018 में बीजेपी के श्यामलाल द्विवेदी को यहां से जीत हासिल हुई। तो बीजेपी के रमाकांत तिवारी 3 बार इस सीट पर विधायक रह चुके हैं और 2008 में सीट पर बसपा ने अपना कब्जा जमाया। है हमारी खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में हम मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि 2023 को लेकर उनकी क्या तैयारी है, वो क्या मुद्दा है जो उनकी पार्टी को चुनाव में सफलता दिला सकता है। बोले तो नेताजी में मिलिए बीजेपी नेता और देवास विधायक गायत्री राजे पवार से। बोले तो नेताजी में हमारे साथ आज मौजूद हैं देवास की विधायक गायत्री राजे पवार, जो कि काफी ज्यादा अपने विकास कामों के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने एक अहम पहचान बनाई है। क्या लगता है आपको जो 2023 का चुनाव है वो किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? काफी कम समय बचा, आप भी तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्या लगता है? देखिए, आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है। आने वाला चुनाव माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का है। उन्होंने जिस तरह से काम किया है, जो आत्मीयता से आम जनता से जुड़े हुए हैं, लोगों का विश्वास जीता है, बिल्कुल मैं दृढ़ विश्वास के साथ बोल सकती हूँ आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। एक अगर आपका जो प्रतिद्वंदी पॉलिटिकल पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में दस्तक दे रही है, लेकिन कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है इस समय। और बात की जाए, भारत जोड़ो यात्रा इस समय मध्य प्रदेश से गुजरी, अब राजस्थान में वो प्रवेश किया है। कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति? लोग आजकल इन चीज़ों से ऊपर उठकर सोचते हैं और देखते हैं। उन्हें काम करने वाले व्यक्ति चाहिए, उन्हें आम आदमी से जुड़ने वाला व्यक्ति चाहिए, और ये व्यक्तित्व शिवराज सिंह चौहान जी। एक समय था जब गांव में पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता था। आज गांव में, हर गांव में एक समय निश्चित किया गया है, उस समय तक नल खोलो और पीने का पानी मिलेगा गांव में, और उसकी हद पार करते हुए अब खेतों में पाइपलाइन से सिंचाई का जल हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ये असंभव को संभव करने वाला व्यक्तित्व माननीय शिवराज सिंह चौहान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिनमें ये काम करने का उत्साह भी है, विश्वास भी है, और कहीं ना कहीं एक लगन है कि काम करना है। समय काफी चीजें तय करेगा, आने वाला वक्त बताएगा कौन मध्य प्रदेश में अपने सियासी सफर को आगे बढ़ाएगा। यह आने वाला समय और जनता तय करेगी। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। और अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। सर्दी बढ़ रही है तो चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी चर्चा तो बनती है। अलीराजपुर के जोबट में उप सरपंच की गुड़ की चाय बेहद मशहूर है, जहां शानदार चाय के साथ चुनावी चर्चाएं भी जोरदार होती हैं। तो चलिए चाय की चुस्कियों के साथ लेते हैं जायका चुनाव का। आज हम विधानसभा जोबट की बात करें तो 2023 में चुनाव होना है और अब सभी दौर सुगबुगाहट चालू हो चुकी है। विधानसभा में हम जोबट विधानसभा की बात करें तो ये आदिवासी बाहुल्य सीट रही है शुरू से ही, और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से चाय की दुकान पर विधानसभा की बात और चाय पर किस तरह से 2023 की बात करते हैं। हम इस वक्त चाय की दुकान पे खड़े हैं, कुछ लोग युवा हैं और कुछ लोग जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, जो उनसे बात करेंगे कि ये किस तरह से देखते हैं 2023 का चुनाव। 2023 के चुनाव आना है तो क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं चुनाव को आप? बात करें अगर चुनाव की तो यहाँ जब भी आता है, जो भी विधायक बनता है जीत कर चले जाता है, फिर 5 साल तक मुँह नहीं दिखाता और सिर्फ कागजों पे विकास की बात होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता यहाँ पे। कागजों पे विकास की बात होती है। भैया आप किस तरह से देखते हैं 2023 के चुनाव को, आप क्या देखते हैं? चुनाव तो हमेशा होते हैं और हर 5 साल में होते हैं, प्रतिनिधि भी बदलता रहता है, लेकिन जहाँ तक विकास की बात है सर, वो अपने स्तर पे चल रहा है।
लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम है प्रशासनिक है जो नगर के अंदर आज भी कहीं न कहीं कमी है। यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, एक तो बेरोजगारी तो है चरम स्तर पर, और आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है, पलायन कर रहा है व्यक्ति। और दूसरी चीज़ ये है कि जो किसान लोग हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पे कई जगह डीपीआर चालू नहीं कर रहे हैं। वो जो ठेकेदार लोग हैं वो किसानों से कमीशन के तौर पे पैसों की डिमांड करते हैं। इसकी शिकायत मैंने अभी फिलहाल में करी थी और कुछ डीपीआर भी चालू कराई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी गेहूं की फसल का समय है और अभी उंबियों पे गेहूं आने की पोजीशन पे है। और अभी खाद जो यूरिया है, यहाँ क्षेत्र में यूरिया की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और मार्केट में जाएगा किसान तो उसको यूरिया मिल रहा है। ये थे चाय की दुकान पे चाय का चस्का ले रहे थे लोग, और ये देख रहे हैं कि लगभग जोबट विकास की बात करें तो जोबट में मूलभूत सुविधाएं जो है कृषकों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं गई है। जो भी सरकार बनती है तो कृपया वो सरकार अपने जो भी विधायक या कोई बनते हैं तो नई सरकार को चाहिए कि जोबट के विकास के लिए क्या क्या करें। खेल मैदान की बात की है लोगों ने, तो कहीं बिजली पानी की बात कही है। इस समय में कैमरा पर्सन के साथ यतेंद्र सिंह सोलंकी, बंसल न्यूज़, अलीराजपुर। और अब बारी है जन का मन टटोलने की। राजधानी भोपाल के लोगों से हमने जाना कि उनके क्या मुद्दे हैं और 2023 के चुनाव में वो कैसी सरकार चाहते हैं। सबसे पहला काम मध्य प्रदेश में ये होना चाहिए कि दिल्ली मॉडल इनको इस्तेमाल करना चाहिए। जो काम केजरीवाल मॉडल ने किया है वो सबसे बेस्ट है देश के लिए। सबसे शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीज़ें सबसे अहम हैं। इसमें जनता को महंगाई की मार पड़ रही है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक तरफा जैसे एक सरकार आ रही है, डेमोक्रेसी थोड़ी सी लूज कर रहा है। अगर कोई अपोजिशन रहेगा ही नहीं तो तरक्की होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो तरक्की के लिए दोनों पार्टियों को स्ट्रांग होना वो ज़रूरी है और वो चीज़ की लैकिंग लग रही है मुझे। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होना चाहिए। सारी योजनाएं निकाल के रखने से कुछ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको अप्लाई करना। दैट्स इट। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट का जो है, जो लोकल स्टूडेंट है भोपाल का, उसका एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एमएनसीज़ का इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पर। सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस हाइक जो चीज़ों पर है। क्योंकि अब घर वालों से इस एज में कॉलेज स्टूडेंट्स को खर्चा लेना, तो चाहते हैं कि कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स हो कि खुद के एक्सपेंडिचर्स अपने पूरे कर सकें। कुछ बच्चे भीख मांग रहे हैं, आज भी उनके लिए सिर्फ बोला जाता है, बट वो रियल में भी भीख ही मांग रहे हैं। उनके लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे ट्रैफिक्स नियम है ये सिर्फ बोलने के लिए हैं, बट कोई करता है उनको फॉलो, कोई नहीं करता है। तो फॉलो नहीं करने के पीछे जो रीजंस हैं वो उसके बारे में सोचना चाहिए उनको। मुझे जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो ना हो, मैं तो वही चाहूँगा सरकार से। तो सबसे पहले तो जो वीआईपी जगह है यहाँ भोपाल में, वहाँ तो सब मेंटेनेंस है, लेकिन जो अदर जगह है जहाँ पे कॉमन जगह है वहाँ पे कोई सड़क का भी मेंटेनेंस नहीं है। या एमपी नगर जैसी जगह भी देख लिया जाए, वहाँ पे धूल का भी सामना करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ों में बहुत दिक्कत होती है। हमारे हिसाब से तो मोदी सरकार ही आनी चाहिए। काम तो सब अच्छे हो रहे हैं अभी, और कुछ वैसे अभी रोजगार का ही है मैटर मेन, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, वो एक जरूर है। और इसी के साथ हमारे इस खास सेगमेंट 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।